So, hi everyone. Hope you all are doing good. So, today I will be taking class of very interesting subject that is geography, the physical geography. Okay. तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यू वोंट बी गेटिंग बोर्ड, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हम ब्रेक ब्रेक करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी कैलेंडर आ चुका है अभी रिसेंट 3 से 4 महीने के अंदर। हमारे पास यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए एंड एज वेल एज यूपीपीसी से कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि ज्योग्राफी जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट नॉलेज के साथ समझेंगे। और हम वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहेंगे, हम वीडियोस छोटी ही रखेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस छोटी हो बट क्रिस्प नॉलेज के साथ, फैक्ट्स के साथ, प्लस थ्योरी के साथ हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझें जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ क्यूब कैसे होता है, अर्थ क्यूब की वेव्स क्या होती हैं, अर्थ क्यूब के टाइप्स क्या होते हैं, शैडो जोन क्या होता है, प्लस अर्थ की लेयर्स में क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या, कितना और किस लेवल तक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ। तो बेसिकली अर्थ क्या है, तो बेसिकली अर्थ क्या है, एक सॉलिड बॉल है, जस्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल, ठीक है। और हम कह सकते हैं एक हॉलो बॉल है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता कि अर्थ के अंदर क्या है, एग्जैक्टली अंदर क्या है, तो हमें ये कैसे पता चला। तो इसके दो एविडेंसेस थे, ठीक है। तो दो एविडेंस क्या थे, कह सकते हैं हम दो एविडेंस थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट सोर्सेस ना बहुत लिमिटेड है। अब हम जैसे पहला है माइनिंग। अब माइनिंग क्या, तो अब अर्थ का इंटीरियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि ना पृथ्वी के खोदने के लिए, खोदने के अंदर थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि ना आप पूरी पृथ्वी को ना अंदर तक माइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अर्थ के रेडियस की ही बात करो ना, तो वो ही लगभग 6400 के किलोमीटर के लगभग है। तो इतना तो माइन कर ही नहीं सकते हैं। तो आज तक जो डीपेस्ट माइनिंग हो रखी है वो अराउंड 12 किलोमीटर तक हुई है, जो कि एक कोला नाम की जगह है, दैट इज इन आर्टिक सर्कल। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक जो डीपेस्ट जो माइन की गई है वो अराउंड सिर्फ 12 किलोमीटर तक की गई है। तो लगभग हमने 12 किलोमीटर तक अंदर तक डीप ड्रिलिंग की है। और जबकि हमारा अर्थ तो हमें दिख रहा है कि 6400 किलोमीटर का तो रेडियस ही है। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेस से हमें कुछ ज़्यादा ऐसा सच पता नहीं चल रहा है जितना हमें डायरेक्ट से पता चल रहा है। लेकिन हाँ, ये है हमारा पहला। सेकंड वुड बी वॉल्केनिक। अब वॉल्केनिक कैसे, अब क्या होता है जब वॉल्केनिक eruption होता है ना, तो यूजली जो मॉल्टन मैग्मा होता है यार, अंदर की लेयर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऐश के फॉर्म में हो या कुछ भी मिट्टी या जो भी बाहर निकलती है, तो साइंटिस्ट उससे रिसर्च करते हैं लैबोरेटरी में। उससे जज किया जाता है कि अर्थ की लेयर्स के अंदर कितने प्रकार से कितने डीप जाती है वो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों से तो हमें इतना ज़्यादा अर्थ के बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली अर्थ का इंटीरियर कितना डीप है। तो बेसिकली डायरेक्ट सोर्सेस तो दो ही हैं, और वो भी इतना ज़्यादा खास इतना हमें बताते नहीं हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस में। तो अब इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है, जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया। अब साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर है वो डेप्थ के हिसाब से इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन डेप्थ वी मेजर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जितना हम इंक्रीज नीचे जाते जाते हैं ना, उतना कह सकते हैं कि प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, उतना डीप कह सकते हैं कि हमारा अर्थ अंदर तक है। तो जो नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं वो है ग्रेविटेशन और सेस्मिक वेव्स। तो ग्रेविटेशन, तो बेसिकली, तो ग्रेविटेशन जिसको हम 9.8 से बोलते हैं, वो बेसिकली ना हर जगह सेम नहीं है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन को हम जी से डोनेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी जो होता है ग्रेविटेशन, वो ग्रेटर होता है नियर पोल्स देन इक्वेटर। और जो ग्रेविटेशन होता है वो जी वेरीज करता है विथ मास ऑफ द मटेरियल, मास ऑफ द मटेरियल के साथ वो वेरी करता है। और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट, जिसको हम ग्रेविटी ग्रेविटी एनोमली कहते हैं, ठीक है। एनोमली, यार मेरे पास पेन अच्छे नहीं है तो ना बार बार हैंडराइटिंग का इशू आता है। नेक्स्ट, सेस्मिक एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो सीस्मिसिटी है उसके साथ जुड़ा हुआ है अपना अर्थ क्यूब, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लेयर्ड इंटीरियर, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक इज, सिंपल वर्ड्स में कहें तो, इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ दैट इज अ नेचुरल इवेंट दैट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी
विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये अब देख सकते हैं आप कि लोग कहते हैं ना कि अर्थ जो ज़मीन के हिलने से ज़्यादा नुकसान होता है, तो ज़मीन के हिलने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग के ये जो टूटने उठने से या जो भी ब्रिज वगैरह के टूटने से जो यहाँ इतना नुकसान होता है वो कंपेरेटिवली ना कि ज़मीन के हिलने से होता है। मेन नुकसान जो होता है वो बिल्डिंग और ब्रिजेस और ये सब चीज़ों के टूटने की वजह से होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब अर्थक्वेक आता कैसे है? तो कह सकते हैं कि हमारा जो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ऑकर करती है फॉल्ट में, फॉल्ट कहते हैं उसको, ठीक है। फॉल्ट क्या है? अब ये है कि फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये होता है, जैसे मान लो ये एक लेयर है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो अर्थ का एक क्रस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अलग अलग रॉक्स हैं, ठीक है, चट्टान मान लो, जिसको हम चट्टान कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रॉक्स है ना, तो यहाँ पे अलग अलग और जो लेयर्स होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से रॉक टकराती हैं, और कोई भी एक रॉक जब टकराती है तो वो ना ब्रेक कर जाती है, और उसके ब्रेक करने से ना सडन यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जो चारों डायरेक्शन में इधर उधर ट्रेवल करती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कैन से कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड, हाँ स्क्रॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट ये रहा, देखो। तो बेसिकली जो अभी हम फॉल्ट लाइन की बात कर रहे थे ना, तो वो ये है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपने वो की होगी, मैंने एक एनर्जी के लिए बोला था, तो एनर्जी जो रिलीज होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। ये हाइपोसेंटर है, इसको हम ना फोकस भी कहते हैं, फोकस, ठीक है। तो हाइपोसेंटर है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और ये सीधे ऊपर जाती है, ठीक है। और जिस पॉइंट में ऊपर जाती है ना, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर ये देख सकते हैं आप, एपिसेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या नाम से आपकी जो वेव्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेन अर्थक्वेक का जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइपोसेंटर में होती है, जिसको हम फोकस भी कहते हैं। अब हाइपोसेंटर से डायरेक्टली वेव्स ऊपर जाती हैं, उस अब सबसे ऊपर पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, और एपिसेंटर से चारों तरफ वेव्स ट्रेवल करने के बाद अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो और हम ये भी कहते हैं कि ऑल जो जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं ना, नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस, वो ना सब सारे लिथोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। ये लिथोस्फेयर है, ठीक है, जो कि अराउंड होती है 200 किलोमीटर, ठीक है, डेप्थ में 200 किलोमीटर तक में लिथोस्फेयर होती है। तो ऑल जितने भी अर्थक्वेक होते हैं बेसिकली इसी लेयर में होते हैं। एंड an instrument called seismograph, SEISMO ग्राफ, ये जो होता है ना, ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है वेव्स को, ठीक है, कि वो रीच कब करती हैं सरफेस में, जिससे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक के वेव्स को। तो बेसिकली ना सिस्मोग्राफ के ना 3 कर्व सोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो ऐसा कुछ रहता है वो, ठीक है। इसको हम कहते हैं पी, ये हो गया एस, तो ये हो गया सरफेस वेव, ठीक है यार, एक तो पेन, ठीक है। तो ये सेस्मोग्राफ में रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, ठीक है। तो ये तो अब इतना ज़्यादा तो मुझे इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये ना साइंटिस्ट और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्जैक्टली इसके बारे में जानते हैं, तो वो लोग उसको बहुत अच्छे से देख के इसको मेजर करते हैं कि अर्थ की डेंसिटी वेव्स जो भी हैं चीज़ें वो देखते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, तो बेसिकली अर्थ अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स में है, दैट इज बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स, एक सेकेंड, बॉडी वेव्स एंड सरफेस, ठीक है। तो body waves are generated due to the release of energy from the focus and move in all direction traveling through body of the earth, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी वेव्स क्या है, तो फोकस से एनर्जी रिलीज होती है ना, जो चारों डायरेक्शन में हमने देखा था कि वो रिलीज होके निकलती है, उसको हम कह सकते हैं कि बॉडी वेव्स चारों डायरेक्शन में निकल जाती है, जो कि फोकस से निकल के चारों तरफ जाती है। तो अब बॉडी वेव्स, जब हम कह रहे थे ना अभी कि जब फोकस होता है ना, तो फोकस के थ्रू जो पॉइंट जाता है, तो यहाँ से जो, अब यहाँ पे जब वो बॉडी वेव्स पहुँचती हैं, तो अब वो सरफेस को मूव करना स्टार्ट करती हैं, वो ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब अर्थ जो लेयर है जब वो मूव करेगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन में से बिल्डिंगें, ब्रिज और जो भी चीज़ें हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस वेव ही हैं जो सबसे ज़्यादा, तो सरफेस वेव सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। और जो सरफेस वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मटेरियल की डेंसिटी पे भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हायर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, हायर इज द वेलोसिटी, ठीक है। जितना डेंसर द मटेरियल होगा उतना तेज उसकी वेलोसिटी होगी अर्थक्वेक की, ठीक है। तो सरफेस वेव्स हो गया। अब बॉडी वेव में आता है, तो बॉडी जो वेव्स होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक पी वेव्स होती हैं और एक एस वेव्स होती हैं। तो हमने ना इसका डिफरेंस भी निकाल के रखा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पी वेव्स ना प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टू अराइव होती हैं, ठीक है, ये पहले सबसे जल्दी ऊपर आती हैं, ठीक है। सेकंड कह सकते हैं हम
कि ये पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये ना ऐसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है, पैरेलल ट्रेवल करती हैं, ठीक है, वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव, ठीक है, और पी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, ये याद रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, एंड दीज आर कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर एस वेव में आते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि अराइव्स एट सरफेस विद सम लेट समटाइम्स secondary waves vibrate परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये सॉलिड बस में ट्रेवल करती हैं, ये लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं करती हैं, ठीक है, और ये कॉज करती हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एस वेव इज दैट इट कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जो हमने देखा। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अब हम बात करते हैं ना शैडो जोन के बारे में, ठीक है, तो बेसिकली इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक सेकंड यार, हाँ, तो शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन वो होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो वेव्स होती है ना वो ट्रेवल नहीं करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे 105 से लेके 145 तक का पी वेव का शैडो जोन होता है, ठीक है, और हम कह सकते हैं एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो बियॉन्ड 105 के बाद होता है, पूरा ये वाला सेक्शन ना जो पी एस वेव का शैडो जोन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पे जो शैडो जोन जो होता है उसमें हम देख रहे थे कि जो एस वेव्स है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो यहाँ से आती है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ से बस इतना ही ट्रेवल करती है, तो इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि शैडो जोन ट्रेवल नहीं करती हैं, आई मीन एस वेव ट्रेवल नहीं करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शैडो जोन होता है वो एस वेव का ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली पी वेव से। नेक्स्ट आती है बात कि हम अर्थक्वेक को मेज़र कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक को मेज़र, एक सेकेंड यार, हाँ, तो अर्थक्वेक को मेज़र, ठीक है, तो कह सकते हैं द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शेक, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल, ठीक है, a magnitude relates to the energy released during the earthquake. The magnitude is expressed in numbers which is 0 to 10, तो रिक्टर हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ठीक है यार, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ठीक है। फिर आती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्केल कौन सी करता है? मर्केली कहते हैं हम इसको, मर्केली स्केल, ठीक है, ये इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो द इंटेंसिटी स्केल टेकन इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, और इसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 to 12, ठीक है, तो बेसिकली ना रिक्टर स्केल क्या करता है, डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और इसी कोई एक अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर हम जो मर्केली स्केल है उसकी बात करें तो इट टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, ठीक है, जो कि रेंज आती है 1 से लेकर 12 तक। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट्स का, ठीक है, तो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, नो डाउट। तो क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के, तो हम कह सकते हैं लॉस एंड लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली डैमेज ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा है हमने बहुत बार, अभी कल ही लगता है जापान में, कल या परसों जापान में अर्थक्वेक आया था जहाँ पे आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, बहुत सा ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो बेसिकली अर्थक्वेक बहुत ह्यूज डैमेज करता है रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मराइन, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, चांस ऑफ फ्लड, डेवलप क्रैक्स ऑफ ए डैम्स, ठीक है, चांसेस ऑफ फायर, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, वाटर पाइप, सीवर्स और डिस्ट्रक्टेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सीवरली अफेक्टेड, तो बेसिकली अर्थक्वेक ना ये ना बहुत मेजर कॉज करता है ये सब चीज़ों के लिए, और इससे ना इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना कि ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है, तो अब अर्थक्वेक ना यहाँ खत्म होता है, तो अब हम बात करते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे स्ट्रक्चर में अर्थ के स्ट्रक्चर में आता है दैट इज क्रस्ट, ठीक है, हम कह सकते हैं जो क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, और ये ब्रिटल नेचर का होता है, और हम ये कहते हैं ये थिनेस्ट लेयर होती है, ठीक है, थिनेस्ट लेयर होती है, ठीक है, और ये लीस्ट डेंसिटी होती है इसकी, लीस्ट, यार ये पेंसिल यार हद है, लीस्ट डेंसिटी होती है, यार मैं लिख तो नहीं पा रहा हूँ ढंग से, लेकिन आप थोड़ा सा सुनते जाओगे ना अगर वीडियोस तो अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं पेंसिल अच्छी लेके आऊँगा ना तो आपको मैं लिख के बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो जो क्रस्ट होता है वो थिनेस्ट लेयर होती है और लीस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ना क्रस्ट के दो और वो होते हैं, आई मीन तो क्रस्ट को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, तो एक होती है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल, ठीक है,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है 5 किलोमीटर होती है और ये थिनर होती है। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सीमा का होता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और ये बनी होती है बेसाल्टिक रॉक से, बेसाल्टिक रॉक से। ठीक है, और वहीं हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो ये 30 किलोमीटर थिकर होती है। ठीक है, 30 किलोमीटर थिकर होती है, और कहीं कहीं जैसे हिमालयस में अराउंड 70 किलोमीटर तक जाती है ये। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सियाल से होता है, जो कि होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्रेनाइटिक रॉक की होती है, ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है। ठीक है, और हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो होती है वो ओशनिक क्रस्ट की ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो हैवियर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, ठीक है, तो अब बात आती है, क्रस्ट हो गया, अब आती है मेंटल की। ठीक है, तो मेंटल क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक। अभी हम डिस्कंटिन्यूटी समझेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ मेंटल के बारे में। तो ये एक्सटेंड करता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक, जो कि अराउंड 2300 किलोमीटर के डेप्थ तक होती है। हम कह सकते हैं मेंटल ना सबसे ज्यादा होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अर्थ की जो लेयर होती है उसमें सबसे ज्यादा मेंटल होता है। तो ठीक है, तो अपर जो मेंटल होता है, ये मेंटल है, ये अपर पोर्शन जो होता है इसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं होता, ये एक्सटेंड करता है 400 किलोमीटर तक, और मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, फिर आते हैं लोअर मेंटल में। ठीक है, तो लोअर मेंटल क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर, और ये सॉलिड स्टेट का होता है। ठीक है, सॉलिड होता है ये तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो क्या है कि लिथोस्फीयर अगर बोला जाए तो ना, क्या होता है, क्रस्ट प्लस जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है मेंटल का, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वह एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो लोअर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कोर की। हाँ, तो कोर की। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ये कॉम्पोजिशन होती है नाइफ की, नाइफ की। नाइफ मतलब निकल और आयरन की, निकल प्लस आयरन की। ठीक है, कोर हम कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो आउटर कोर है ये ना लिक्विड स्टेट का है। ठीक है, लिक्विड का है बेसिकली, जो अपर पार्ट है वो लिक्विड है। जो इनर कोर है ये जो है सॉलिड स्टेट है। ठीक है, रॉक्स सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में है वो है हमारा लोअर मेंटल और जो इनर कोर। ठीक है, और जो हमारी जो ओसनिक क्रस्ट थी वो बेसिकली सीमा की बनी हुई है, जो कि बेसाल्टिक रॉक है। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक है, और नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल जो सियाल की बनी हुई है, जो कि ग्रेनाइटिक रॉक है। ठीक है, और जो हमारा जो कोर था वो नाइफ ही है, जो कि निकल और आयरन से बना हुआ है। तो याद रखना ये, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिकली कोर किन दो कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, या क्रस्ट या मेंटल या जो भी है। तो बेसिकली ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, स्टैटिक है, हाँ पूछा जाता है, नो डाउट। तो अब हम ये बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बाद। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, वो जो हमारी जो लेयर्स थी ना, उनको जो लेयर्स सेपरेट करती हैं, ठीक है, उनको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे अब हम कह सकते हैं जो ओसनिक क्रस्ट है, या जो क्रस्ट की जो अपर लेयर होती है, ठीक है, जो अपर मेंटल से उसको सेपरेट करती है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, फिर जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है वो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, फिर जो लोअर मेंटल और अपर कोर के ऊपर होती है वो हिटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर जो आउटर कोर और इनर कोर में होती है वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है। तो बेसिकली ना एग्जाम में कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको ना हम याद रखेंगे कि बेसिकली कौन से लेयर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना एग्जाम में आता है तो यूजली पूछ लिया जाता है, तो आप ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो बेसिकली हमने तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर के हर एक सेक्शन को कवर कर लिया है। आई नो ये मेरा पहला वीडियो था, तो मे भी मैंने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, बहुत जगह मैं बम्बल भी हो रहा था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो था। तो आई विल ट्राई, मैं इंप्रूव करूँगा, बिल्कुल इंप्रूव करूँगा। ठीक है, जितना मैं कंटिन्यूस रहूँगा उतने मेरे को उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मैं आप लोग से भी अपना रिव्यू चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर बताएं कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, रही बात ये पेंसिल की, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैं लिख के समझाना चाहूँगा। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में अच्छे से समझा नहीं पाया, बट हाँ मैंने रिकवर सब कुछ किया है। आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो गाइस, तो हम लोग वीडियो को अब यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ कहूँगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। तो इससे थोड़ा सा हमको मोटिवेशन आता है, मैं भी
आपके कमेंट्स पढ़ के क्या इंप्रूव करना है, क्या मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ मतलब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा विथ और प्रिसाइज करके कि क्या क्या मेरे को बेस्ट टू बेस्ट आपको देना है। बाकी ध्यान दीजिए, हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।